हाउ आर यू। वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 7 हिस्ट्री क्लास 8। इस चैप्टर में मेनली हम जानने वाले हैं कि इंडिया में एजुकेशन का पैटर्न क्या था, अर्ली स्टेजेस में ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया का एजुकेशन सिस्टम क्या था और ब्रिटिशर्स के आने के बाद इंडिया का एजुकेशन सिस्टम क्या हो गया, यानी कि मेजर जो चेंजेस था वो किस बेस पे था, वो कौन कौन से पर्सन थे जिन्होंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव किया, इंडिया का जो ट्रेडिशन एजुकेशन सिस्टम था उसको इंप्रूव किया, और जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जिसको ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया उसको आगे ले जाने में कौन कौन से पर्सन का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उस टाइम के जब ब्रिटिशर्स इंडिया में सेटअप हो गए थे और 19th सेंचुरी चल रहा था, तो 19th सेंचुरी में क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में एक नया एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करना चाहा। बट कुछ ब्रिटिशर्स ऐसे भी थे जो इंडिया का जो पुराना एजुकेशन सिस्टम था, इंडिया का जो कल्चर था, ट्रेडिशन था, इंडिया के लोकल लैंग्वेजेस में स्पेशली इन संस्कृत जो फेमस बुक्स लिखी गई थी उसके इंपॉर्टेंस को समझते हुए लोग उसको स्टडी किए, उसको ट्रांसलेट किए इंग्लिश में। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं कि ये पॉइंट क्या है। व्हाट इज द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिज्म किसको कहा जाता है, ओरिएंटलिस्ट किसको कहा जाता है। ओरिएंटलिज्म का मीनिंग ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग मेडिटेरियन सी के ईस्ट में जो भी नेशन है, मेडिटेरियन सी के ईस्ट में टोटल अरेबियन नेशन, ईरान, इराक, सऊदी अरब, यूएई, ये सारे, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसको ओरिएंटलिस्ट बोल देते हो। ओरिएंटलिस्ट का मतलब मेडिटेरियन सी के ईस्ट वाले रीजन जो अनडेवलप्ड थे, ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस कि यहाँ पे कोई भी मॉडर्नाइजेशन नहीं था, नई टेक्नोलॉजी थी, नई एजुकेशन सिस्टम्स अच्छे थे। तो एक तरह से ओरिएंटलिस्ट मतलब पिछड़ा हुआ और बैक लाइफ जीने वाले, प्रिमिटिव लाइफ जीने वाले को ब्रिटिशर्स ओरिएंटलिस्ट समझते थे। कहां? तो मेडिटेरियन सी के ईस्ट में। कौन सा रीजन आएगा? तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट आएगा, एशिया का जो वेस्टर्न रीजन है वो आएगा, ठीक है। अब से यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है। इन 1783 अ पर्सन नेम्ड विलियम जोन्स अराइव्ड इन कलकत्ता। देखिए 1783 यानी कि लास्ट का 18th सेंचुरी है, उस टाइम कोलकाता में एक पर्सन है जिनका नाम था विलियम जोन्स, ठीक है। ये विलियम जोन्स थे कौन? विलियम जोन्स जो थे वो कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट के जूनियर जज थे। विलियम जोन्स कौन थे? तो एक छोटे मोटे आदमी नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जूनियर जज थे, और इन्होंने इंडियन कल्चर, ट्रेडिशन, इंडियन लिटरेचर्स को प्रीफर किया, ठीक है। इन्होंने प्रमोट किया बहुत सारी चीजों को। अराइव्ड इन कलकत्ता, आए, ठीक है। ही वाज लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट का मतलब क्या होता है? लिंग्विस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु न्यू मोर देन 2 लैंग्वेजेस। एक ऐसा आदमी जो जानता, ठीक है, कितना 2 से ज्यादा लैंग्वेजेस को, उसको हम लिंग्विस्ट कहते हैं। और विलियम जोन्स लिंग्विस्ट क्यों थे? क्योंकि इनको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी। वो बहुत सारी लैंग्वेजेस कौन कौन सी है? वो ग्रीक भी जानते थे, लैटिन भी जानते थे, हिंदी, इंग्लिश, पर्शियन, संस्कृत एक्सेट्रा। तो मोर देन 2 लैंग्वेजेस हो गए। और इनकी एक इंटरेस्ट थी, अलग अलग जगह पे जब भी कॉलोनियल नेशन में, अलग अलग नेशंस में इनकी पोस्टिंग होती थी, तो वहां पे जाकर के वहां के लोकल लैंग्वेजेस को सीखना, उसके बारे में जानना, और वहां के जो लिटरेचर्स थे उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना इनकी मेन हॉबी थी। इनकी विलियम जोन्स की। तो इतने लैंग्वेजेस, अगर 1 मार्क क्वेश्चन रहे कि लैंग्वेजेस वो कितने जानते, तो साथ में हम संस्कृत भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि आप अगर बुक निकालते हो तो फर्स्ट पेज में दिया हुआ है, एक पंडित के साथ वो क्या करते हैं, स्टडी स्टार्ट किया संस्कृत का। यानी कि कहीं ना कहीं इंडियंस को फेवर करते थे, इंडियन के लिटरेचर को फेवर करते थे, इंडिया के कल्चर को फेवर करते थे। नाम क्या था? विलियम जोन्स, ठीक है। अब इनके 2 फ्रेंड थे, हेनरी थॉमस कोलब्रुक एंड नेथनियल हैलेट। ये 2 जो थे इनके फ्रेंड थे और इनके साथ थे। इनके साथ थे का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हम 2 पार्ट डिवाइड कर रहे हैं, एक जो इंडियन लिटरेचर को प्रीफर करते हैं और एक जो इंडियन लिटरेचर को अपोज करते हैं, ठीक है। तो विलियम जोन्स के साथ हेनरी थॉमस कोलब्रुक भी थे और नेथनियल हैलेट भी थे, और इन्होंने विलियम जोन्स के साथ मिलकर के बहुत सारी संस्कृत के जो लिटरेचर थे, जो फेमस बुक्स इससे पहले लिखी गई थी, चाहे मेडिवल पीरियड की बात करें, एंशिएंट टाइम की, तो उसको इन्होंने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, ताकि पूरा वर्ल्ड उस बुक के बारे में जान सके। क्योंकि हर कोई संस्कृत या लोकल लैंग्वेज, इंडियन लोकल लैंग्वेजेस को नहीं समझेगा, बट हर कोई इंग्लिश को अच्छा से समझेगा, इंग्लिश को अच्छा से जानेगा। तो उन्होंने उन स्टोरीज को, उन घटनाओं को, उन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स को किस चीज में ट्रांसलेट किया? इंग्लिश में ट्रांसलेट किया।
और इसमें एक फेमस क्वेश्चन है कि उन्होंने एक सोसाइटी बनाई थी, उस सोसाइटी का नाम क्या था? उस सोसाइटी का नाम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। उन्होंने एक सोसाइटी बनाई थी और उस सोसाइटी का नाम क्या था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इस सोसाइटी का नाम था, कौन बनाया था? तो विलियम जोन्स और हेनरी थॉमस कोलब्रेथ एंड नेथन हॉलैंड, इन्होंने मिल करके। ठीक है, नेक्स्ट मेरा टॉपिक है मदरसा। मदरसा किसको कहा जाता है? मदरसा का मतलब एक कॉमन सा थिंकिंग है कि इस्लाम से रिलेटेड, लेकिन वैसा प्लेस जहां पे एजुकेशन से रिलेटेड वर्ड हो। एन अरेबिक वर्ड फॉर अ प्लेस ऑफ लर्निंग, सीखने का वो जगह, लेकिन ये किनके कंट्रोल में रहता है? इस्लाम, मुस्लिमों का एक तरह से एजुकेशन सेंटर होता है जिसको हम लोग मदरसा बोलते हैं। ठीक है, मदरसा सेटअप इन कोलकाता। वन मार्क क्वेश्चन है कि फर्स्ट टाइम मदरसा कब सेटअप किया गया कोलकाता में? तो 1781 में सेटअप किया गया। किस चीज के लिए? तो अरेबिक लैंग्वेज को, पर्शियन लैंग्वेज को जानने के लिए, उनके लिटरेचर्स, कल्चर्स, इन सब चीजों को जानने के लिए। और हिंदू कॉलेज इन बनारस, बनारस में हिंदू कॉलेज सेटअप हुआ। ठीक है, और वो कब हुआ? 1791 में। बनारस में हिंदू कॉलेज 1791 में, कलकत्ता में मदरसा 1781 में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आप लोग को यहां तक? अब ओरिएंटलिस्ट का मतलब आपको समझा चुके हैं। ओरिएंटलिस्ट का मतलब जो प्रिमिटिव थिंकिंग को प्रीफर करते थे। ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग इंडिया जो था सपेरों का देश था, कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं था, वहीं पुरानी चीजों को घूम करके अपना लाइफ स्पेंड करना, कोई लाइफ स्टाइल नहीं था। यानी ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग हम अनसिविलाइज थे, और उनका एक मानना है कि उन्होंने आकर के हम लोग को सिविलाइज किया। अगर हमारे कल्चर्स को, प्री मेडिवल टाइम के या एंशिएंट टाइम के कल्चर को देखेंगे तो उनसे ज्यादा हम सिविलाइज थे। ठीक है, बट उनका मानना है कि हम लोग आकर के उनको सिविलाइज किया। मुंशी का मतलब क्या होता था? एजुकेटेड पर्सन हम कहेंगे। ठीक है, मुंशी मतलब एजुकेटेड पर्सन जो डिफरेंट चीजों का क्या कैलकुलेशंस रखता हो, नॉलेजेबल पर्सन भी। और वर्नाकुलर का मतलब होता है डायलेक्ट, लोकल लैंग्वेजेस। वर्नाकुलर का मतलब क्या होगा यहाँ पे? लोकल लैंग्वेजेस, डायलेक्ट। ठीक है, बहुत सारी ऐसी बुक्स थी जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में लिखी गई थी, जबकि उसकी लिटरेचर काफी अच्छी थी, वो स्टोरीज अच्छे होते थे, वो इंसिडेंट अच्छे होते थे, तो उसको वर्नाकुलर लैंग्वेज को सीख करके इन्होंने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। ठीक है, ये तो अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं कि ये सपोर्ट करते थे इंडियन कल्चर, ट्रेडिशंस, लिटरेचर को। विलियम जोन्स थे, उनके जो दोनों फ्रेंड थे। लेकिन इसका जो दूसरा साइड है कि कुछ ऐसे भी लोग थे जो इंडियन कल्चर को प्रिमिटिव मानते थे, पुरानी मानते थे, और ये चाहते थे कि ये इस कल्चर से अच्छा हम लोगों का बुक्स है। एक पर्सन थे जिनका नाम मैकाले था, उनका मानना था कि एक जो सेल्फ है बुक का, इंग्लिश लिटरेचर का, वो एक बड़ी इंडियन लाइब्रेरी से अच्छा है। इनका एक लाइन है कि वन बुक सेल्फ ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज बेटर देन वन बिग लाइब्रेरी ऑफ इंडियन लिटरेचर। एक बड़ी इंडियन लिटरेचर के लाइब्रेरी से अच्छा है वन बुक सेल्फ, क्योंकि उनका मानना था कि इंग्लिश लिटरेचर जो काफी फाइन है, काफी अच्छे होते हैं, इनका बिलीव था। ठीक है, अब इरर्स क्या था, गलतियां क्या थी इस लिटरेचर में? कुछ पर्सन थे, जेम्स मिल, फर्स्ट चैप्टर में भी हम लोग पढ़े इसके बारे में। जेम्स मिल मतलब इनको प्रिमिटिव मानते थे, इंडियन लिटरेचर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं था। वो चाहते थे कि इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे इंप्रूव हो, कुछ टेक्निकल नॉलेज दिया जाए यहाँ के लोगों को। जेम्स मिल वाज वन ऑफ द दोज हु अटैक द ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट का मतलब वही प्रिमिटिव थिंकिंग वाले, एशिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाले पे इन्होंने अटैक किया। अटैक मतलब इनके लिटरेचर, इनके कल्चर, इन सब चीजों पे। अटैक मतलब तलवार लेकर के, भाले लेकर के नहीं। ठीक है, इनके लिटरेचर, इनके ट्रेडिशन, इनके कल्चर पे उन्होंने अटैक किया। वो बोलते थे कि प्रिमिटिव है, ये रिक्वायर्ड नहीं है, इनको प्रीफर नहीं की जानी चाहिए। ठीक है, थॉमस बेबिंगटन मैकाले यही वो पर्सन थे जो बुक और लाइब्रेरी वाली बात बोले थे। क्रिटिसाइज द ओरिएंटलिस्ट विजन, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835। पहली बात की किस चीज को? जेम्स मिल भी क्रिटिसाइज किए ओरिएंटलिस्ट विजन को, उसके साथ साथ मैकाले भी क्रिटिसाइज किए ओरिएंटलिस्ट विजन को। ठीक है, अब इंग्लिश एजुकेशन एक्ट जो था, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट कब इंट्रोड्यूस हुआ? इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 में इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा। इंडिया के एक बड़े सोशल रिफॉर्मर थे राजा राममोहन रॉय, उन्होंने भी इंग्लिश एजुकेशन को क्या माना? बेटर माना। इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करना चाहते थे ताकि जो इंडियंस का नॉलेज है वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो सके। आप हिंदी बोलकर पूरे वर्ल्ड को तो नहीं बता सकते, बट इंग्लिश स्पोकन कंट्रीज जो है वो ज्यादा है।
तो कुछ ऐसे ग्लोबल लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस करना चाहते थे इंडिया में। एजुकेशन ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स का एजुकेशन की कैसे हम ट्रेड करेंगे, और एजुकेशन ऑफ कॉमर्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंस ये था, जेम्स मिल या जो भी ब्रिटिशर्स थे उनका ये मानना था कि अगर एजुकेशन ऑफ कॉमर्स इंट्रोड्यूस कर देंगे तो इंडियन जो है ब्रिटिशर्स गुड्स के वैल्यू को जान जाएंगे, वो ब्रिटिशर्स गुड्स को परचेज करेंगे, और ब्रिटिशर्स के मशीनरी गुड्स, ब्रिटिशर्स के इंडस्ट्रीज के इंपॉर्टेंस को जान पाएंगे, और यही एक मेन पर्पस था एजुकेशन ऑफ कॉमर्स का। ठीक है, जिसको चार्ल्स वुड जो कंपनी के हेड थे, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ द कंपनी, उन्होंने इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, और इसको कहा जाता है वुड डिस्पैच। चार्ल्स वुड था और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, तो इन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया। क्या रखा गया? वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच में क्या था? तो कॉमर्स, एजुकेशन ऑफ कॉमर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। किस चीज के लिए किया गया था? ताकि ब्रिटिशर्स के ट्रेड, उनके इंडस्ट्रीज, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उसके बारे में इंडियंस जान पाए। अब यहाँ पे क्या है? वुड डिस्पैच ऑल्सो आर्ग्यूड दैट यूरोपियन लर्निंग वुड इंप्रूव द मोरल कैरेक्टर ऑफ इंडियंस। वुड डिस्पैच में एक और चीज इंट्रोड्यूस किया गया कि यूरोपियन लैंग्वेज को समझ पाएंगे तो इंडियन ज्यादा मोरलिटी को फॉलो करेंगे, वो मोरल कल्चर डेवलप हो जाएंगे उनमें। क्यों मोरल कल्चर डेवलप करना चाहते थे? क्योंकि बहुत सारे ऐसी भी टाइम आया है जिस टाइम ब्रिटिशर्स को वाइडली अपोज किया इंडियंस मिलकर, यूनाइट होकर के, जिसमें ब्लड रिवॉल्यूशंस भी हुआ। तो ये चाहते थे कि इंग्लिश एजुकेशन अगर वो समझ जाएंगे तो उनके अंदर मोरालिटी डेवलप हो जाएगी, मोरल कल्चर डेवलप हो जाएंगे, और वो रिवॉल्यूशंस इतना वाइडली नहीं करेंगे। इट वुड मेक देम ट्रूथफुल एंड बोला कि ऑनेस्ट एंड दस सप्लाई द कंपनी विद सिविल सर्वेंट्स। क्यों चाहते थे ये चीज करना? क्योंकि एक सिस्टम्स आया जिसमें इंडियंस को भी अलाउ कर देते कि इंडियंस भी सिविल सर्वेंट का जो एग्जाम था जिसको ब्रिटिशर्स लेते थे लंदन में, तो इंडियंस को भी इंट्रोड्यूस उसमें किए थे। तो चाहते थे कि अगर कोई सिविल सर्वेंट इंडियंस बने, जनरली बनते नहीं थे, तो उनके अंदर मोरल कैरेक्टर्स डेवलप हो, वो ब्रिटिशर्स के इंपॉर्टेंस को समझे, वो ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट को फेवर करे। इनका पूरा पर्पस इसी चीज को डेवलप करने का था। इस तरह से पार्ट 1 जो है उसको हम लोग कंप्लीट कर लिया है, और इसका नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट मंडे को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दूसरी बात कि जैसा कि मैंने बोला था, अभी आपको 29 नवंबर को बोर्ड का एग्जाम है क्लास 10th का, और 3 सैंपल पेपर देने की बात मैंने बोला था। एक 15 को हम लोग इंट्रोड्यूस किए थे और सेकंड सैंपल पेपर 20 को। तो जो भी बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं, आप उस सैंपल पेपर को बनाइए और बना करके आप मुझे अपना आंसर सेंड कर दीजिए। चाहे तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां पे भी आंसर सेंड कर सकते हैं। कोई डाउट हो किसी भी सैंपल पेपर में या एसएसटी से रिलेटेड किसी भी चीज में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट सैंपल पेपर हम लोग 25 नवंबर को फिर से ला रहे हैं। तो अगर आप 3 सैंपल पेपर बना लेते हो तो एक परफेक्ट प्रिपरेशन आपका माना जाएगा एसएसटी के लिए, जो नेक्स्ट आपका बोर्ड का एग्जाम है। ठीक है, और भी डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट है जहां पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, और भी नॉलेज की बातें हम लोग प्रोवाइड करते हैं वहां पर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।